हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक और ये हमारा सेगमेंट है नीट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट एग्जाम पैटर्न एंड NCERT टेक्स्ट बुक। सो हम इसमें पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स नीट के, उसका फिजिक्स सेगमेंट ऑफ कोर्स, पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो उसको चैप्टर वाइज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। पिछली बार हम लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन से जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको डिस्कस किया था। सो लेट्स बिगिन। आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड और जो चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है वर्क, एनर्जी, पावर से है। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u collides with another body b of mass 2m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. Okay? सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड इसमें ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस NCERT टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किए गए हैं। NCERT टेक्स्ट बुक में जो है वो कोलिजन के बाद बॉडीज़ की वेलोसिटी क्या होगी उसके ऊपर तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ होंगी उनकी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पे एज सच डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। एग्जाम्पल में भी नहीं है, एक्सरसाइज में भी नहीं है, बट नो प्रॉब्लम। अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना आता है सो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सो यहाँ हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो 4m मास की बॉडी ये है, 4m मास की बॉडी है और ये u स्पीड से मूव कर रही है और ये दूसरी बॉडी से टकरा रही है जिसका मास 2m है, ठीक। और ये दूसरी वाली बॉडी जो है वो रेस्ट पर है एंड कोलिजन के बाद से जो 4m मास है उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी हो जा रही है, लेट्स कॉल दिस v1, और जो 2m मास है उसकी भी कुछ वेलोसिटी है, से ये क्या है, v2 है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी A, ठीक है। सो ये है हमारी कोलाइडिंग बॉडी A और जो रेस्ट पर है वो B है। सो दिस इज A एंड दिस इज B। सो A ने कितनी एनर्जी लूज की ड्यूरिंग कोलिजन? अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये हेड ऑन और इलास्टिक कोलिजन है। सो इलास्टिक कोलिजन में हमें मालूम होना चाहिए कि अच्छा, एक बात ये कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फर्दर अगर इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। सो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इनिशियली सारी काइनेटिक एनर्जी A के पास है, B रेस्ट पर है, एंड देन कोलिजन के बाद A भी मूव कर रहा है, B भी मूव कर रहा है। सो इसका मतलब A ने अपनी एनर्जी कुछ B को दी। सो B के पास जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज एक्चुअली द लॉस्ट इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी A, ठीक। सो यहाँ पर A ने कितना लूज किया फ्रैक्शन वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? B ने कितना गेन किया? B के पास जो फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज लॉस्ट बाय A, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमें वेलोसिटी मालूम हो जाए, मासेस दिए हुए हैं, अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी या उसका फ्रैक्शन जो भी निकालना हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखें, किसी भी कोलिजन को अप्रोच करने का सबसे पहला उसमें क्या है, पहला पॉइंट हम क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। एंड फर्दर ये इलास्टिक है तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी का भी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हम लगाने जाते हैं तो उसमें v² वाले टर्म्स आ जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशन उससे अच्छा ये है कि एक और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर सेम होती है। बिफोर रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है उसी को हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, और आफ्टर कोलिजन के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये वाला पॉइंट हम यूज़ करेंगे, इसमें स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं आएंगे, यहाँ से कैलकुलेशन काफ़ी ईजी होगी। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, A के पास जो मोमेंटम है दैट इज़ 4m इंटू u, ये हो जाएगा। B रेस्ट पर है, उसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। एंड देन फाइनली जो मोमेंटम है वो 4mv1 है प्लस 2mv2 है, ये हो जाएगा। नाउ इन सब में से हम m ड्रॉप कर सकते हैं, m कैंसिल कर सकते हैं, फर्दर पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2u इज इक्वल टू, सॉरी
इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2, ये हो जाएगा। सो ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। अब दूसरा इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा होगा कि अगर हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन को बराबर कर दें। तो बी वाली बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? वही जो बॉडी ए की वेलोसिटी है, दैट मीन्स u विल बी इक्वल टू, नाउ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। सो कोलिजन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? ऑफ कोर्स बी जो है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे? v2 माइनस v1, इस तरह से लिखेंगे। ओके, सो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वहां से हमारे पास, लेट्स मेक सम स्पेस, ओके, सो वहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो अब इसको देखें, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें v2 कैलकुलेट करना है, हमें b की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो v2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो v1 हम कहीं ना कहीं से ड्रॉप करेंगे। तो ये जो दूसरा इक्वेशन है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इक्वेशन वुड बिकम 2u इज इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1, ये हो जाएगा। ठीक, नाउ लेट्स राइट दिस इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है इक्वेशन 1 एंड 2, उसको हम देखें, अगर हम जोड़ दें तो राइट हैंड साइड में माइनस 2v1 एंड प्लस 2v1 वो कैंसिल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा 4u इज इक्वल टू 2v1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास बचेगा ये v2 एंड 2v2, दैट मीन्स इट इज 3v2। नाउ v2 इज इक्वल टू 4/3u, ये हो जाएगा। ओके, सो जो दूसरी बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, मास कितना यूज़ कर रहे हैं हम? b का, दैट इज़ 2m। ओके, सो हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर। ओके, सो दिस वुड बिकम हाफ इंटू 2m इंटू v2। नाउ v2 की वैल्यू क्या है? 4/3u है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/9 इंटू u स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, सो अब इससे आगे हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर देखें, हमें अगर हम ये हाफ m और u स्क्वायर इसको अलग कर लें, हाफ m u स्क्वायर इसको अलग कर लिया, बाकी सारी चीज़ें एक साथ हम कर लें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, दिस वुड बिकम 32 एंड अपॉन 9, ये हो जाएगा। अब हाफ m u स्क्वायर, इनफैक्ट हाफ m u स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज बॉडी ए का मास 4m है। सो एक मिनट, इसको जो है 4m हमें चाहिए यहाँ पर। ओके, सो हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 2m तो हमारे पास पहले से ही है, 2 यहाँ से ले लेंगे और तो यहाँ पर 8 बचेगा। ओके, सो ओके, यस, सो दिस वुड बी 8। सो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 4m यू स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8 अपॉन 9। नाउ हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर, अगर इसको हम देखें, सो दिस इज इनिशियली जो एनर्जी है बॉडी ए के पास, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है कोलिजन में वो ये चीज़ हो जाएगी। ठीक, सो K2 अपॉन ये पूरी चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी कहना चाहे वो है, दिस इज इक्वल टू 8/9, ये आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो दूसरी बॉडी है उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल का कितना फ्रैक्शन है, एंड दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल लॉस इन बॉडी ए। सो जो फ्रैक्शनल लॉस है वो हो जाएगा हमारा आंसर 8/9। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जो दूसरे और सोर्सेज आपके हो सकते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक, बट अगर आपको वेलोसिटीज कैलकुलेट करना आता है कोलिजन में तो ये क्वेश्चन जो है कोई बहुत ज़्यादा आपसे एफर्ट रिक्वायर नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें हमें दिया हुआ है कि a force F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 meter is. ओके, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फोर्स दिया हुआ है और उसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है, एंड हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है।
सो इसका मतलब कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एंड फोर्सेस जब कांस्टेंट नहीं होते हैं तो वहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y में है तो हम इसको लिख लेते हैं y dy। ओके, सो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम NCERT में बात करें कि ये NCERT में क्वेश्चन कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 6.6 जो है उसमें कुछ जो है इसी तरह का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें इसका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज इसमें लॉगरिथम की वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो उसको बिना टेबल के सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। स्टिल क्वेश्चन जो है इससे मिलता जुलता ये दिया हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड देन इसकी वजह से हमसे वर्क डन कैलकुलेट करने को पूछ रहा है फ्रॉम सम वैल्यू ऑफ एक्स टू सम अदर वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ये सिमिलर बिल्कुल क्वेश्चन है। इनफैक्ट NCERT वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, रिलेटिवली उसके बहुत ईजी है। ओके, सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हमने देख लिया वर्क डन फोर्स जो है वो वेरिएबल है, इसलिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स जो दिया हुआ है दैट इज़ 20 + 10y एंड देन डिस्प्लेसमेंट dy, ये हो जाएगा। और y = 0 से 1 तक कैलकुलेट करना है तो वो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ ईजी। 20 ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, एंड 20 को dy से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर dy इंटीग्रेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1। ओके, एंड दूसरा टर्म जो है ये 10y वाला, इसमें 10 कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया, एंड y dy बचेगा इंटीग्रेशन में, एंड देन y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y²/2। तो ये 2 पहले हम लिख लेते हैं और y² यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब हम इसको लिमिट रख लेंगे तो 1 - 0 यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1 - 0 दैट इज़ 1 आएगा। सो ये हुआ सिर्फ 20, एंड इस तरफ हम देखेंगे ये तो हो गया 5, एंड 1² इज़ अगेन 1 - 0 तो ये 1 हो जाएगा। सो द आंसर इज 25, एंड हमने क्या कैलकुलेट किया, वर्क डन, उसकी यूनिट क्या होती है, जूल, एंड उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एक बार आप उसको भी रिकॉल कर लीजिए, दिस इज ml² T-2, एंड वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी या किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी तो उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। ओके, सो आंसर 25 जूल है। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसको आप ख़ुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए एक्सरसाइज में 6.11 जो क्वेश्चन है, तो इसमें अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स जो है वो -I + 2j + 3k ऐसा दिया हुआ है। तो फोर्स के एक्सप्रेशन में x, y, z वेरिएबल्स नहीं हैं, तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट फोर्स है तो उसकी वजह से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन सिंपली क्या हो जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, यहाँ पर जो भी डिस्प्लेसमेंट है, अब डिस्प्लेसमेंट हम देखिए कैसे दिया हुआ है कि अब एक चीज़ क्या दे रखी है कि अब बॉडी इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग ओनली z एक्सिस। सो जो पार्टिकल है वो सिर्फ z एक्सिस में चलेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि फोर्स का जो z कंपोनेंट है वही वर्क डन में इन्वॉल्व होगा, बाकी x और y वाले कंपोनेंट्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, उनकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ से हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा z कंपोनेंट है, कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दे रखा है 4 मीटर, सो 3 × 4 इज 12। ओके, तो ये उससे मिलता जुलता ये दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NCERT टेक्स्ट बुक में, जो क्वेश्चन आया था 2019 में उससे मिलता जुलता। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है बिकॉज इसमें x वेरिएबल दिया हुआ है। तो जो फोर्स है वो अगर वेरी कर रहा है तो उस तरह के क्वेश्चंस की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना, ये मतलब NCERT में आपको 1-2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, बट यू शुड प्रैक्टिस मोर ऑन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आगे चलें। सो अगर वर्क एनर्जी पावर, ये जो चैप्टर है इसकी हम बात करें, सो 2020 में एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया था। ठीक है, अगर हम 2019 और 2020 के पेपर्स को कंपेयर करें तो 2019 का जो पेपर था वो मैकेनिक्स में थोड़ा सा हैवी साइडेड था, उसमें मैकेनिक्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में, और 20 में उसके कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये जो आपको है कि बहुत सारी जगह ये दिया रहता है वेटेज
बुक्स में दिया रहता है कि इससे इतना क्वेश्चन, इससे इतना क्वेश्चन आएगा, बट आई डोंट थिंक कि वो जो वेटेज डिज़ाइन है वो बहुत रिजिडली फॉलो होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ सेक्शंस जो है उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर फिर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैकेनिक्स के साथ हम देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में ऐसा ही रहा है। तो आपको इसीलिए ये है कि आपको इस तरह से प्रिपरेशन नहीं करनी है कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। आपको पूरा जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है सिलेबस का वो आपको कवर करना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अब उसमें ये 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो क्या दिया हुआ है, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 7.19 जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, अ hoop is a ring, a hoop of radius 2 meter weighs 100 kg, it rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second, how much work has to be done to stop it। so आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम कुछ इसमें डेटा भी सेम है, रेडियस, मास और स्पीड वो सारी सेम है, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया गया है। हमें जो नीट में क्वेश्चन आया उसमें डिस्क दी हुई है और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें रिंग यूज़ कर रहे हैं हम। एंड एक और क्वेश्चन है जिसको हम कह सकते हैं कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, 7.21 जो क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करिएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये जो आप यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं इसमें आपको हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रेफ़र करेंगे जो क्लोजेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई करिए, तो ये आपके लिए एक अच्छे रिवीजन का चांस होगा आपके लिए। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें कि डिस्क है वो रोल कर रही है और उसको स्टॉप करना है, ठीक। तो अब इसमें हमसे पूछ रहा वर्क डन। अगर हमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब तो हम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वो वाली अप्रोच लगाएंगे, वहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में, तो सीधे आप वर्क कैलकुलेट करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करिए, बिकॉज वर्क एनर्जी थ्योरम जो है काफ़ी वर्सटाइल थ्योरम है, वो हर सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। कहीं पर भी आपको वर्क है, एनर्जी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगानी चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना चाहिए, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, दैट इज हम सिंपली काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर दें। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली जो डिस्क है वो स्टॉप हो जा रही, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी एंड माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स जो इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू द वर्क डन। एंड वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो लेकिन ऑप्शन में नेगेटिव दिया नहीं है, तो सीधा हम नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा। हम इस माइनस को यहाँ ड्रॉप कर दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक एक चीज़ हुई कि हमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अब इसके बाद दूसरी बात ये है कि हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कोई बॉडी जब रोल करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें 2 तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। रोलिंग जो है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उसको जो है दोनों को कैलकुलेट करके एक एक्सप्रेशन भी सिंप्लीफाइड दिया जाता है, बट आपको एक्सप्रेशन नहीं याद है कोई बात नहीं, आप सीधा दोनों को अलग अलग लिखिए एंड इट वोंट बी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv cm स्क्वायर। रिमेंबर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जब रोलिंग के केस में लिखेंगे तो v जो आएगा वो v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगा। ओके, सो लेट्स मेक सम स्पेस हियर। ओके, सो यहाँ से हम हाफ जो फैक्टर है उसको कॉमन कर लेते हैं एंड आई हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमें डिस्क दिया हुआ है। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr² अपॉन 2, ये हो जाएगा, ठीक।
एंड देन ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी सी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम मास भी कॉमन कर लें। अब एक चीज़ हम यहाँ पर आपके लिए पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने की जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है वो ये होती है कि क्वेश्चन आप पहले सिंबल्स में सॉल्व करिए, वैल्यूज़ नहीं रखिए। सारे स्टेप्स आप सिंबल में सॉल्व करिए एंड लास्ट वाले स्टेप में जाके हम फिर जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर भी सिंबल्स में ही होता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें वहाँ रखनी है तो सबसे लास्ट वाले स्टेप में न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए। उससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं, वहाँ पर गलती होने का भी चांस बहुत कम हो जाता है। ओके, सो इसको हम सिंबल्स में ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम m भी कॉमन कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स m/2 एंड देन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ हो जाएगा एंड देन ये बचा फिर हमारे पास VCM स्क्वायर। ओके, सो अब एक बात और ध्यान रखनी है कि रोलिंग मोशन के केस में सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो मोमेंटरीली रेस्ट पर आता है, तो वहाँ से हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा के इक्वल होती है। दैट मीन्स कि आर ओमेगा की जगह हम VCM लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, ये जो टर्म आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली VCM स्क्वायर। ओके, तो इसकी जगह हम VCM स्क्वायर यूज़ करें, इट बिकम्स m/2 एंड देन दिस इज़ VCM स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा VCM स्क्वायर अपॉन 2 प्लस VCM स्क्वायर। सो हाफ प्लस 1 इज़ 3/2 और पहले से भी 2 है, सो दिस इज़ फाइनली 3/4 MVCM स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से ये हो गई हमारी काइनेटिक, ये हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लिया। अब ये वर्क डन के इक्वल है। अब यहाँ हमें वैल्यू अगर रखनी है तो हम रख सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मास 100 kg दिया हुआ है, रेडियस 2 मीटर है और वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ओके, सो दिस इज़ 3/4, मास इज़ 100 kg एंड वेलोसिटी जो है वो 20 × 20, ये तो हम कर लेंगे, स्क्वायर हो गया। फर्दर सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दे रखा है वेलोसिटी स्पीड, तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻², और उसका जब स्क्वायर करेंगे सो इट वुड बिकम -4। ठीक, अब यहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं कि 4 0 है और 10⁻⁻4 है, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये 4 हो जाएगा। सो 4 और डिनोमिनेटर में 4 है वो कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली जो आंसर आएगा दैट वुड बी 3। ठीक, एंड ये हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। अगेन इसकी जो यूनिट होगी वो जूल हो जाएगी, सो 3 जूल इज़ द आंसर। ओके, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन एंड इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, NCERT में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन हमने आपको अपनी तरफ से दिया है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और रोलिंग से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग पर भी क्वेश्चन उसमें NCERT में दिया हुआ है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रोल करके नीचे आ रहे हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस तरह भी के भी क्वेश्चंस NCERT में दिए हुए हैं, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से ही है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। एंड इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है आपको मिस्टेक करने का चांस ज़्यादा है। सो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM for revolution per minute. The torque required to stop after 2 pi revolution, ये गैप हो गया है, 2 pi revolutions is, ओके, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखेंगे कि ये 2 pi revolution जो है ये क्या चीज़ है, इसको अभी हम देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन ज़रा समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है और उसको स्टॉप करना है, तो वहाँ पर हमसे टॉर्क पूछा जा रहा है। ओके, तो टॉर्क जो है वो दो तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, या तो R×F से कैलकुलेट करते हैं या फिर दूसरा होता है हमारा टॉर्क एक तो होता है R×F, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये भी अभी हम देखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा जो है अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो दिस इज़ I∝, इस तरह से भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर वेक्टर F नहीं दिया हुआ है, वेक्टर R नहीं दिया हुआ है, तो उस वाली अप्रोच से टॉर्क नहीं निकालेंगे। हम दूसरी वाली अप्रोच जो है टाउ इज़ इक्वल टू I∝, वहाँ से टॉर्क निकालेंगे। ठीक, सिलेंडर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं
एंड देन अगर हमें अल्फ़ा पता चल गया तो टॉर्क हो जाएगा। एंड ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो एनसीईआरटी में एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, बट उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, कि जैसे ये दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल 714 है कि एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन? Assuming the acceleration to be uniform, how many revolutions does the engine make during this time? ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, काफ़ी कुछ आप निकालना जान जाएंगे। यहाँ से अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आप टॉर्क भी निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता चल जाए तो। और दूसरा क्या है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशंस, कितने रिवोल्यूशंस वो परफॉर्म करेगा इस 16 सेकेंड में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो आया हुआ क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एक बार। सो हम आते हैं वापस जो हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें टॉर्क निकालना है, वो हमने डिस्कस कर लिया कैसे निकालेंगे, आई अल्फ़ा इस तरह से निकालेंगे। एंड अब यहाँ पर अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात जब आती है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं काइनेमेटिक्स में भी होते हैं और उनका रोटेशनल एनालॉग रोटेशन में भी यूज़ किया जाता है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं। एंड जब इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पर हम वो इक्वेशंस यूज़ करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो उसमें अगर टाइम दिया हुआ होता है तब तो हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं, और अगर टाइम नहीं दिया हुआ होता है तो सीधा हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हमारे केस में भी क्या है कि फाइनली उसको स्टॉप होना है और इनिशियल स्पीड उसकी 3 आरपीएम दे रखा है, तो थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अल्फ़ा क्या होगा। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन हम लगा सकते हैं यहाँ पर। अब इसको हम दिखा सकते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर फाइनल है, इनिशियल ओमेगा स्क्वायर, एंड चूँकि रिटार्डेशन का केस होगा इसलिए हम इसको लिख लेते हैं माइनस अल्फ़ा थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, फाइनल वेलोसिटी में मालूम है, इनिशियल दे रखा है, अगर थीटा हम पता कर सकते हैं तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो एक तो अप्रोच आपकी ये हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ा ठीक ठाक है तो आप दूसरी अप्रोच यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। आप एक बात ये ध्यान रखिए कि थर्ड इक्वेशन जो होता है वो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक फॉर्म है। जैसे यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन काइनेमेटिक्स में अगर हम लिखें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2as, इस तरह से जो होता है, इसमें अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो दो टर्म बन जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के, और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाएगा। सो थर्ड इक्वेशन इज नथिंग बट वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, सो अगर थर्ड इक्वेशन जहाँ पर भी आ रहा है उसकी जगह पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो उस तरह से हम कर लेते हैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। ओके, सो वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशन में क्या हो जाएगा, रोटेशन में अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे होता है उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में, उसी तरह से रोटेशन में क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज थीटा हियर, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, सो वट एवर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वही हो जाएगा वर्क डन। ओके, सो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा वो नेगेटिव में आएगा, बट चूंकि आंसर्स में नेगेटिव साइन नहीं लिया है सो हम नेगेटिव ड्रॉप करके कैलकुलेशन करेंगे। सो टॉर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, सो अब काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन थीटा। ओके, सो ये जो कैलकुलेशन हमें करनी थी वो सब हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क की तरह से होगा, उसकी रेडियस भी दे रखी है, ओमेगा जो है वो हमें आरपीएम में दे रखा है, तो आरपीएम के लिए हम फैक्टर यूज़ करते हैं 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई ओवर 1 आरपीएम, ओके, सो एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन एंगल होता है और पर मिनट 60 सेकेंड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। सो 1 आरपीएम इज इक्वल टू पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे। आरपीएम एसआई यूनिट नहीं है, रेडियन पर सेकेंड एसआई है, तो उसको हम रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3 आरपीएम जो है ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू पाई बाई 30 ये हो जाएगा। सो इट वुड बिकम पाई बाई 10
रेडियन पर सेकेंड, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, अब बात आती है ये जो 2 पाई रिवोल्यूशन दे रखा है, इसमें 80 से 90% चांस है कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं। 2 पाई रिवोल्यूशंस दिया हुआ है, ये 2 पाई रेडियन रिवोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर ये रिवोल्यूशन 2 पाई एज अ नंबर यूज़ किया गया है, 2 पाई एज एन एंगल नहीं यूज़ किया गया है यहाँ पर। ओके, सो 2 पाई मतलब 2 पाई की जो वैल्यू आएगी 6.28 अप्रॉक्सीमेटली, तो समथिंग जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है दैट इज 6.28 है। सो एंगुलर वेलोसिटी हमारी हो गई। फर्दर जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया हुआ है 2 पाई, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। हमें रिवोल्यूशन में नहीं डिस्प्लेसमेंट रखना, हमें रेडियन में डिस्प्लेसमेंट रखना है। सो 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, देन 2 पाई रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 2 पाई रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई इंटू 2 पाई रेडियन, अब ये बनेगा, ठीक है। सो दिस वुड बिकम 4 पाई स्क्वायर रेडियन। ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ थी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो दिया हुआ था या जिससे हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ओके, नाउ वी हैव डन एवरीथिंग। अब यहाँ से हमें सीधे टॉर्क मिल जाएगा, दैट इज़ सिंपली हाफ। एंड हमें ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है वो है सिलेंडर, तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो mr² होगा, एंड देन ओमेगा² अपॉन थीटा भी लिख लेते हैं फिलहाल। अब वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। सो दिस इज़ 1/4। मास जो है वो ऑब्जेक्ट का दे रखा है 2 kg, सो दिस इज़ 2 kg। रेडियस उसकी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो 4 स्क्वायर इज 16, फर्दर सेंटीमीटर इज -2 फैक्टर में आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा। ओके, एंड ओमेगा² ओमेगा हमने कितना निकाला है? π/10 रेडियन पर सेकेंड, उसका स्क्वायर करेंगे, सो दिस वुड बिकम π² अपॉन 100, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय थीटा भी है, और थीटा हमने कितना निकाला है? 4 पाई स्क्वायर। सो अब यहाँ से हम देखें ये पाई स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, सो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा तो टोटल फैक्टर -6 हो जाएगा, एंड 4 और नीचे से ये 4 16 हो जाएगा, सो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली इट वुड बिकम 2 × 10⁻⁻⁻6। एंड क्या निकाला है हमने? टॉर्क है, सो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर होगी, ठीक। एंड न्यूटन मीटर ही अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखें तो न्यूटन मीटर वर्क की भी यूनिट हो सकती है। दैट मीन्स कि टॉर्क और वर्क या एनर्जी जो है उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। अब ये एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए, लेकिन जब आप और सारे क्वेश्चंस भी करेंगे तब जाके इस तरह की आपकी एक प्रैक्टिस डेवलप होगी कि आप इस तरह की छोटी सी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। वैसे भी यहाँ पर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें से कोई आंसर आएगा नहीं, तो अगर सॉल्व करने के बाद आपको वो स्ट्राइक करेगा माइंड में तो हो सकता है कि आप वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन हमारे पास कंपटीशन में इतना टाइम होता नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? कि 2 particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of. Okay, ये हमें दे रखा है। तो अब ये 2 पार्टिकल का सिस्टम है, रॉड का मास नहीं लेना है और उसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर हम एनसीईआरटी में बात करें तो 2 पार्टिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी में 3 पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, या फिर डिकम्पोजिशन मेथड से जो हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वो भी दिया हुआ है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। तो कॉन्सेप्ट जो है वो सब में सेम है। 2 पार्टिकल सिस्टम या 3 पार्टिकल सिस्टम जो भी दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो किसी न किसी एक, उसकी जो ओरिजिन होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो किसी न किसी एक पार्टिकल के लोकेशन पे ले लेते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाता है एक पार्टिकल का, एंड देन फिर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बाकी पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट निकाल के फिर हमारा जो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है उसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। सो अगर 2 पार्टिकल सिस्टम की बात करें तो ये एक क्लोजेस्ट आंसर होगा उसमें एनसीईआरटी में। आप इसमें थोड़ा सा नंबर्स जो हैं वो
उसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है। क्वेश्चन जो नीट में आया है वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से काफ़ी इजी है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो पार्टिकल्स हैं और उनके बीच की सेपरेशन दे रखी है। तो अभी हमने बताया कि दो पार्टिकल हो चाहे तीन पार्टिकल हो, कितने भी पार्टिकल्स हों, किसी न किसी एक पार्टिकल को हम ओरिजिन पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जिससे हमें पूछा 5 kg ऑब्जेक्ट, 5 kg जो पार्टिकल है उससे सेंटर ऑफ मास, तो 5 kg वाले को ही हम कहाँ ले लेंगे, ओरिजिन पे ले लेंगे। तो ये 5 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका हम x कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, ये 0 हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा 10 kg का, यस 10 kg का है, और रॉड जो है वो 1 मीटर है, तो इसके लिए जो x कोऑर्डिनेट होगा ये 1 मीटर हो जाएगा। ओके, अब ये सिंपली दो पार्टिकल्स हैं, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वी नो, दिस इज m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से x1 0 है तो m1 x1 0 हो जाएगा। m2 इज 10 kg, उसका कोऑर्डिनेट 1 है, अपॉन नीचे टोटल मास है, इसको आप थोड़ा सा डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा। टोटल मास नीचे हम लिखते हैं, ऊपर भले ही कुछ 0 हो रहा हो लेकिन नीचे सारे मास ऐड होंगे। सो 5 + 10 वुड बिकम 15। सो ये फाइनली आएगा 2/3 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है और नियरली भी इसीलिए पूछ रहा है। सो 2/3 अगर हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर आएगा। ओके, सो 67 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो ये थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन था। अब इसकी अप्रोच क्या होगी वो हमने आपको बता दिया, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट इज हाँ, ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अभी हमने कहा कि टॉर्क, एक क्वेश्चन पहले था उसमें टॉर्क निकाला था, अब इसमें भी टॉर्क निकालना है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2K, पोजीशन जो उसके लिए मीटर दिया हुआ है। ओके, सो अब इससे मिलता जुलता अगर हम क्वेश्चन बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये इससे पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये दोनों 2020 में आया हुआ है। तो मिलता जुलता क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एग्जांपल 7.5 आपको दिया हुआ है, फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। यहाँ पे फोर्स जो है वो 7I है, 3J - 5K है, और जो पोजीशन वेक्टर है वो I - J + K, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, बिकॉज फोर्स का तीनों कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर का भी तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है। लेकिन जो नीट में क्वेश्चन आया है उसमें फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही कंपोनेंट है, पोजीशन वेक्टर का भी एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। वैसे आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो यहाँ पर हम टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया अगर फोर्स और पोजीशन वेक्टर सीधा दिया हुआ है तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R × F, पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। नाउ यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है 2K कैप, क्रॉस जो फोर्स दिया हुआ है वो है 3J कैप हो जाएगा। अब यहाँ से 2 × 3 है 6 नंबर है, इसको हम अलग कर लेते हैं, एंड देन हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो K × J का आ रहा है। अब इस तरह के क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने हो सकता हो कई सारे मेथड्स देखे हों, बट इस तरह का इसमें सबसे ईजी होता है वो जो सर्कल पे हम बना लेते हैं वहाँ से हम कर लेते हैं। अगर ये आपको याद हो कि सर्कल पर ये है I, J एंड K, इसमें अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज I × J विल बी पॉजिटिव K, लेकिन क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे I × K इट विल बी -J। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो है यहाँ पर K × J। तो अगर हम K × J देखेंगे तो ये हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब कि K × J वुड बी -I। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा टॉर्क का वो हो जाएगा -6I, -6I कैप, ये हो जाएगा। ओके, सो -6I कैप इज़ द टॉर्क। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा एडिटिंग में यहाँ से ये माइनस साइन ओमिट हो गया है, बिकॉज अगर हम ऑप्शन 1 और 3 देखें तो एक जैसे हो जाएंगे। सो एक जैसे दो आंसर ऑप्शन तो नहीं हो सकते, सो माइनस यहाँ पे ज़रूर रहा होगा, वो छूट गया है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा -6I कैप। अगेन न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट होती है। ओके, सो ये है क्वेश्चन, इसका हमने आपको बता दिया कहाँ से इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं NCERT टेक्स्ट बुक में। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे जो अब क्वेश्चन है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर से, और ग्रेविटेशन चैप्टर में ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसको
देखें क्या दिया हुआ है कि a body weighs 200 Newton on the surface of Earth. How much will it weigh halfway down to the center of Earth? And NCERT में जो हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है 8.16, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, assuming the Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down to the center of the Earth if it weighed 250 Newton on the surface? ठीक, तो क्वेश्चन जो आया है एग्जाम में उसमें लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा इजी कर दी है। बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स चेंज किए गए हैं। 250 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्वेश्चन जो आया था उसमें 200 लिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? एक तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड हो सकता है, अगर कैलकुलेशन आप करना चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर हम अर्थ के नीचे जाते हैं तो जी का वेरिएशन जो होता है इट इज़ गिवन बाय जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये होता है। डी क्या है? डेप्थ है। अगर हम दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दें तो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, ये हो जाएगा। अब एम जी हमारा वेट हो गया, तो वहाँ पर वेट क्या होगा, और ये जो एक्चुअल वेट है वो दे रखा है 200 न्यूटन इंटू 1 माइनस, अब डी हमें कितना लेना है? r/2 लेना है, तो r/2 अपॉन आर, तो यहाँ पे बचेगा हाफ। सो 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, तो 200 इंटू हाफ वुड बिकम 100। ओके, सो 200 न्यूटन जिस बॉडी का वेट है सरफेस पर रेडियस के हाफ डेप्थ पर हम जाएंगे तो वो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ये तो है कैलकुलेशन की बात। दूसरी एक चीज़ और है कि हमें एक बात ये ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट में भी काम आएगी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो अर्थ के नीचे जाने पर, मतलब सेंटर से लेके अर्थ तक, वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करती है। सेंटर पर वो ज़ीरो होती है एंड जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ आते हैं वो लीनियरली इंक्रीज करती है। तो डेप्थ के साथ जी का वेरिएशन लीनियर होता है। लीनियर है अगर, इसका मतलब कि अगर हम आधी रेडियस के आधी डेप्थ नीचे जाएंगे तो जी भी आधा हो जाएगा, और 1/4 जाएंगे तो जी भी 1/4 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये हम अगर देखें तो उससे डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं कि हाफ वे डाउन द अर्थ अगर हम जा रहे हैं तो वेट जी भी हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो वेट है वो भी हाफ हो जाएगा। सो डायरेक्ट यहाँ से हम कर सकते थे, दैट मीन्स दिस इज 100 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट आया हुआ था। अगला क्वेश्चन ग्रेविटेशन से ही क्या दिया हुआ है, वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ इज। ओके, सो यहाँ पर हाइट जो है वो अर्थ के रेडियस के बराबर लेना है। उस हाइट तक हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, देन हमसे पूछ क्या रहे हैं, वर्क हमसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन जब होता है, जब जिसमें अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक जाना हो, या किसी सैटेलाइट को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट करना हो, या कोई सैटेलाइट है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको जो है वो एस्केप कराना हो, इन्फिनिटी तक ले जाना हो, तो इन सारे क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला है जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। वो फार्मूला क्या है, वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर वर्क डन एक्सटर्नल नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, 0, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक, तो जैसे क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, एक सर्टेन मूवमेंट पर हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, कंटिन्यूसली उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, सिर्फ एक मूवमेंट पर एनर्जी प्रोवाइड करके छोड़ दिया, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है थ्रू आउट, तो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। सो थ्रो करने का केस जहाँ पर है, ये एस्केप करने का केस जहाँ पर आएगा, वहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के कर सकते हैं। और अगर ऐसा केस क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ले जाया जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या है कि सरफेस से h हाइट तक ले जाना है, तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करेंगे। वर्क डन एक्सटर्नल जो एजेंट का होगा वो क्या होगा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एंड सिंस जब किसी तरह की कोई उसकी स्पीड नहीं दे रखा है, तो अर्थ के सरफेस से सिंपली किसी हाइट तक ले जाना है। अगर ऑर्बिट का केस होता है तो ऑर्बिट जब बोल दिया गया, इसका मतलब वो जो भी
ऑब्जेक्ट है वो मूव भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑर्बिट का केस नहीं, सिंपली सरफेस से हाइट तक ले जा रहे हैं, तो वो क्या है कि वो स्लोली मूव करेगा, उसकी किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर नहीं होगी। सो डेल्टा के जो हो जाएगा ये हमारे केस में 0 हो जाएगा। ओके, सो अब ये सिंपल हो गया है। हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, लेट्स मेक सम स्पेस हियर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Gm1 m2 अपॉन r, वो वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी G कैपिटल M, एंड जो ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर ले जा रहा है उसका मास स्मॉल m है, इनटू स्मॉल m अपॉन, अब उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस h हो जाएगी, और h कितना दिया हुआ है, r के बराबर दिया हुआ है, सो ये नीचे हो जाएगा टोटल 2r, एंड देन माइनस, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का जो माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड इट इज़ Gm स्मॉल m अपॉन, अब जब वो अर्थ सरफेस पर है इनिशियली तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से r है। ओके, सो ये हो जाएगा। सो Gmm अपॉन r, इसको अगर हम कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में आएगा हमारे पास हाफ माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1 इज प्लस हाफ, सो फाइनल आंसर वुड बी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। ठीक, अब इसमें ऑप्शन में स्मॉल g है, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि r से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लें तो G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर जो चीज़ होगी वो स्मॉल g हो जाएगी। ओके, सो हमारे पास क्या बचेगा, m स्मॉल m इंटू जी इंटू आर और अपॉन 2, ये नीचे नंबर बचेगा। दैट मीन्स हाफ एम जी आर यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो इसमें कॉन्सेप्ट पार्ट हमने देख लिया कि किस तरह से करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उसमें यही एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और वो वर्क डन कब 0 होगा कब नहीं होगा उससे अब वो आप समझ सकते हैं कैसे निकालना है। एंड इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एग्जैक्ट इसी तरह का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हम दे सकते हैं आपको। 8.17, 24, 22, 19 ये जो क्वेश्चंस हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और इन सारे क्वेश्चंस में जो हमने आपको अप्रोच बताई है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, वही अप्लाई होगी। ओके, सो अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशन से ही है। ये 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है, अ बॉडी वेज 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक, अब इससे मिलता जुलता अगर हम क्वेश्चन देखें तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कि अ बॉडी वेज 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज की गई है। एनसीईआरटी में 63 दिया हुआ है और पेपर में जो है वो 72 आया है। दिस इज बट, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, देन इस तरह का जो क्वेश्चन है, अभी हमने देखा कि डेप्थ में जाएंगे तो कैसे करेंगे। अब अगर हाइट पर हम जा रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। हाइट में थोड़ा सा एक पॉइंट होता है जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। 2 फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी हाइट पर हम जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो Gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होता है, किसी भी हाइट के लिए हम ये लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी हाइट बहुत कम होती है, रेडियस से बहुत कम है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r हो जाता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, जब हाइट बहुत कम है रेडियस के कंपैरिजन में। हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो हाइट रेडियस के हाफ है। ओके, हाइट इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, सो दैट मीन्स कि ये वाला फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, G कैपिटल M अपॉन R प्लस H, एंड H की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक काम करते हैं, पहले इसको H लिख लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये G डैश है किसी हाइट पर, यहाँ से डिनोमिनेटर से हम H को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा, सॉरी H नहीं, R को कॉमन करेंगे, सो Gm अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस H ओवर R ये बचेगा होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि Gm अपॉन R स्क्वायर इज नथिंग बट स्मॉल g। सो इसका मतलब कि अब ये आसान हो जाएगा, G और M के साथ कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। सो स्मॉल g अपॉन H अपॉन 1 प्लस H होल स्क्वायर। तो एक तरह से ये भी ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी हाइट के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें सो G डैश ये हो गया। अब अगर हम M से मल्टीप्लाई कर दें सो mg डैश इज इक्वल टू mg अपॉन 1 प्लस H ओवर R
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, सो अब mg इज़ वेट, सो वेट हाइट पर कितना होगा वो हमें निकालना है, और जो वेट सरफेस पर है वो दे रखा है 72 न्यूटन, सो दिस इज 72 न्यूटन, एंड 1 प्लस अगेन h की वैल्यू हमें क्या लेना है, हाफ द रेडियस, ओके हाफ द रेडियस। ओके, सो ये हो जाएगा r/2 इंटू r and whole square, so this is 72 upon, now r कैंसिल हो गया, 1 प्लस हाफ इज 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, so this is 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, एंड 9 8 72 हो जाएगा, so 8 इंटू 4 ये आ जाएगा 32। ओके, सो 32 न्यूटन वेट होगा उसका, ये हमारा आंसर हो गया। सो ऑप्शन में अगर हम देखें, सो 32 न्यूटन ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इट, ग्रेविटेशन तक के ये क्वेश्चन हो गए 2019 एंड 20 के। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ पूछे जा रहे हैं, वो क्या स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, एग्जाम्पल्स में भी, एक्सरसाइज में भी, एंड इवन जो एडिशनल एक्सरसाइज होती है उसमें भी क्वेश्चंस होने चाहिए। अब एक और पॉइंट यहाँ पर हो सकता है कि एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी है उसे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम्पलर जो है उसमें जो अभी करंट पैटर्न है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, तो उसमें अगर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई, आपको स्टैंडर्ड का आइडिया हो गया एंड उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए जिसके चांसेस हैं आने के, और कुछ कौन से क्वेश्चन ऐसे जिसके बहुत कम चांसेस हैं आने के, तो ठीक है, तब तो आप फिर एग्जाम्पल करिए। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आइडेंटिफाई करने में, अननेसेसरीली आप जो है वो ऐसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका बहुत कम चांस है आने में, और उसका आपका एनर्जी और एफर्ट, एनर्जी एंड टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है, तो उससे बेटर ये होगा कि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं मार्केट में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अराउंड ही उनको डिज़ाइन किया गया है, और उससे फ़ायदा ये है कि आपको और दूसरे क्वेश्चंस के करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये है, आपके ऊपर है एग्जाम्पलर हमें करना है या नहीं करना है। अब चूंकि स्टैंडर्ड जो है क्वेश्चन का वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक इज़ मोर रेलिवेंट, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। Okay, so this is it for today. Anything you want to add in this section? किसी तरह का कोई सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। Thank you very much. See you soon.